नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रविंद्र सिंह। हम लोग ऑनलाइन माध्यम से एक दूसरे से परिचित तो हैं ही, ठीक है। और जिनसे पूर्व परिचित नहीं है अभी हो जाएगी, जो नए हमारे व्यूअर हैं, ठीक है, तो उनसे भी परिचित हो जाएंगे। दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने आया हूँ, है तो समाजशास्त्र और मानव शास्त्र के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण मुद्दा, लेकिन ये आमतौर पे ये मानवीय संबंधों, एक जीवन का तारतम्य, जो गिव एंड टेक का रिश्ता होता, जीवन उपहारों का लेन देन का प्रक्रिया का एक गूढ़ता इसमें छिपी रहती। हमारे आपके बीच में ही तो मोर और लेस उसी तरह का संबंध है। अब जरूरी नहीं कि उसमें उपहारों में भौतिकता की बातें हो। थोड़ा मैं भी प्रयास करता हूँ, थोड़ा आप भी प्रयास करते हैं, ये भी तो वही उपहार का ही मोर और लेस टाइप कह सकते हैं आप। तो खैर, ये तो थोड़ी अनौपचारिक बातें आपसे हो गई। आइए हम लोग अपनी बात करें समाजशास्त्र और मानव शास्त्र के महत्वपूर्ण मुद्दे पे। दोस्तों, मैं आज आपसे बात करूंगा कुला सिस्टम पे। कुला सिस्टम, कुलारिग सिस्टम, कुला प्रथा, जो भी कह लीजिए आप, उसी मुद्दे पे मैं बात करूंगा आपसे। दोस्तों, आगे बढ़ने से कुला सिस्टम के बारे में बात करने से पहले थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड हम लोग को जानना चाहिए। इस परिप्रेक्ष्य में दोस्तों, दरअसल हम लोग को जो समनर की बातें वो याद रखनी चाहिए कि समनर से परिचित तो हैं, बहुत बड़ा महत्वपूर्ण समाजशास्त्री थे। फोगवेज बड़ी फेमस बुक है। और वो समनर ने एक बार एक बात कही कि मानव जीवन में कोई भी व्यक्ति इतना सक्षम नहीं कोई जो वो अकेला सरवाइव कर ले। उसको अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए एक दूसरे से इंटरेक्शन, एक दूसरे से विनिमय करना ही पड़ता है या करना ही पड़ेगा, जो भी कह लीजिए आप, ठीक है। हम मानव एक जानवर, एक तो जानवर तो है नहीं, हम लोग एक सामाजिक सांस्कृतिक जैविक प्राणी हैं, भावनाओं में जीने वाले हैं। हम लोग के जीवन में भावनाओं का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान होता, और भावना सुने जिस दिन हम हो गए, मैं मानता हूँ कि जीवन का अंत शायद उसी दिन हो जाएगा, ठीक है। तो खैर, तो दरअसल ये जो विनिमय वाली बात होती है, विनिमय का मतलब ही तो होता कि दूसरों को लाभ पहुंचाकर खुद लाभान्वित होने की आशा करना, ही तो मोर और लेस विनिमय है। विनिमय चाहे वो भौतिकता की हो या अभौतिक चीज़ों की हो। मतलब कहने का मतलब कि एक दूसरे दोनों पक्ष जिसमें खुशी अनुभव करें, दे के और ले के, ठीक है। और जहाँ तक रही इस विनिमय और उपहार की बातों की, तो इसमें से मार्शल मॉस, मैंने थोड़ा सा लिख भी रखा है जो आपको सुविधा होगी। पूरा नाम इनका है मार्शल मॉस। मार्शल मॉस किसी परिचय के एक तो विद्वान जो अपने थे ही थे, और इनका परिचय एक और है कि ये दुर्खिम के भतीजे भी थे। दुर्खिम से भी हम लोग को वाकिफ़ हैं, हर समाजशास्त्र का स्टूडेंट वाकिफ़ है। विश्व के पहले समाजशास्त्री प्रोफेसर के रूप में जाने जाते हैं दुर्खिम, ठीक है। मार्शल मॉस ने एक पुस्तक लिखी, द गिफ्ट, जो कि मैंने कई बार कहा, हर बार कहता हूँ, अब भी कह रहा हूँ कि आपको राइटर का नाम, बुक्स नाम, पब्लिशिंग ईयर्स और किस बुक्स में क्या बात है उन्होंने की, ये आपको गौर करना चाहिए, ठीक है। आपकी सुविधा के लिए समय बचे इसके लिए मैंने लिख भी रखा है। जैसे कि मार्शल मॉस ने एक पुस्तक लिखी, द गिफ्ट, जो कि आई थी 1925 में, ठीक है। जो गिफ्ट में एक उपहारों का लेन देन की व्याख्या इन्होंने मानवीय जीवन की गूढ़ता की बातें की। और जो उपहार जो होता है, ये तो आमतौर पे जो कहते हैं कि एक पारस्परिकता, उपहार देने की जो अंतर्निहित बातें होती,
क्योंकि बिना अपेक्षा के दिया गया मुफ्त उपहार जैसा तो कोई चीज़ होता नहीं। अपेक्षा तो हम करते ही करते। मार्शल मॉस ने इसी गिफ्ट पुस्तक में, द गिफ्ट पुस्तक में, जो उपहार संबंधों की जो एक अंतर्निहित गूढ़ता की व्याख्या की। ठीक है, और ये मानवीय संबंधों का गुण है ये। ठीक है, और ये और मानवीय संबंधों के लिए एक अनिवार्य तत्व भी है, क्योंकि उपहार लेन देन में जो होता है एक व्यापक रूप में अगर हम कहें, जो पारस्परिक क्रिया के परिप्रेक्ष्य में अगर माने इसको, तो इसमें मार्शल मॉस ने कहा कि ये 3 तत्व, एक त्रिकोण की स्थिति पैदा हो जाती है। लेना, 3 शब्द आप याद रखिए कि जो उपहार का विनिमय होता, जो जीवन के मूल तत्व होते, जीवन जीने के, भावनाओं के, जिसमें लेना, उपहार लेने की भी अपेक्षा होती, देते भी है, देना, और फिर उसको पुनः लौटाने की भी अपेक्षा होती है। और इन तीनों जो एक त्रिकोण बनती, ये पूरे सामाजिक तत्व के, सामाजिक जीवन के ताने बाने इसी पे बुने रहते हैं। ठीक है साहब। तो खैर, रही बात विनिमय की, अगर हम कहें जो सोशल एक्सचेंज हम लोग पढ़ते हैं, जो सामाजिक विनिमय की बातें, ये बातें आमतौर पे हम लोग मानते हैं कि इसको विकास करने में हॉबस का नाम तो बड़ा फेमस है ही, और फिर इसमें बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है, जैसे थिबाओ और कैली का भी नाम बड़ा महत्वपूर्ण है। और हॉबस की बातें अगर हम करें तो हॉबस ने जो कहा कि जो अंतर्क्रिया होती मानवों के बीच में अपनी आवश्यकता की पूर्ति, हम तभी तो अपनी आवश्यकता की पूर्ति कर सकते जब हम इंटरेक्शन करें। ठीक है, और इंटरेक्शन में कोई भौतिक या अभौतिक जो भी हो वस्तु हो, किसी न किसी का कोई न कोई तो होता है, कोई न कोई उसका उपयोग होता ही। ठीक है, और आगे और हम करें, अगर हम पीटर ब्लाउ की बात करें, पीटर ब्लाउ की बात करें तो पीटर ब्लाउ तो यही तो कहा है इस सोशल एक्सेस के परिप्रेक्ष्य में कि जो अधिकांश जो मानवीय संबंध हमारे होते, इसी मानवीय संबंधों की, जो मानवीय सुखों की जो ये इसी विनिमय के ही में ही गड़ी होती है। व्यक्ति को सुख आम तौर पे प्राप्त होता है दूसरों के व्यवहार से, और दूसरों के व्यवहार से प्रभावित आप होंगे तब जब आप इंटरेक्शन करेंगे। और मानवीय सुख, सोशल एक्सचेंज प्राप्त करने में, सामाजिक विनिमय जब हम करते हैं, जिसकी बात अगर हम पीटर ब्लाउ के परिप्रेक्ष्य में अगर हम करें, तो ये जो तनाव और ये जो संघर्ष, यानी सामाजिक संघर्ष आप करिए, अगर रफली कह सकते हैं कि सामाजिक संघर्ष का मतलब खून खराबा ही नहीं, मतलब एक सामाजिक अव्यवस्था, चाहे आप अपने परिवार पे ही ले लिए, पारिवारिक अव्यवस्था ही, कहीं भी जो अव्यवस्था पैदा होती, चाहे समाज में, परिवार में, जब एक संप्रेषण यानी एक का गैप, यानी एक कम्युनिकेशन गैप हो जाता है, और कम्युनिकेशन गैप ना हो इसके लिए इंटरेक्शन जरूरी है। और सामुदायिक सामाजिक जीवन के लिए, के अस्थायित्व के लिए, पारिवारिक सामाजिक जीवन के अस्थायित्व के लिए एक कम्युनिकेशन का होना बड़ा जरूरी है, एक संप्रेषण का, एक संवाद का होना जरूरी है। ठीक है साहब। तो खैर, फिर एक और इसी परिप्रेक्ष्य में एक बड़ा नाम है कार्ल पोलैनी का। कार्ल पोलैनी ने एक किताब लिखा, एक पुस्तक, बड़ी फेमस बुक है, द ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, ये पुस्तक आई थी, कि मैंने लिख भी रखा, ईयर पे आप ध्यान रखिए, 1944 यानी 1944 में ये पुस्तक आई थी। और कार्ल पोलैनी को आमतौर पर एक इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजिस्ट, यानी आप कह सकते हैं कि आर्थिक मानव शास्त्री के रूप में ये जाने जाते हैं। और ये जो ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन है पुस्तक इनकी,
इसमें दरअसल ये एक स्व-विनिमयन बाजार पद्धति की वैचारिक पद्धति की परीक्षा की। मूलतः इस पुस्तक में ये चर्चा कि जो एक लेसस फेयर यानी हस्तक्षेप की नीति जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में की जाती, जिसके पीछे ये तर्क काम करता कि आर्थिक क्रियाकलाप में सरकार का हस्तक्षेप कम से कम हो और जिसमें मानवीय जीवन का भय, भूख का भय, लोभ की पराकाष्ठा होती। कल्याणी का मानना था कि ये एक सामाजिक सौहार्द के लिए, सामाजिक ताने बाने के लिए, मानवीय सामाजिक संबंधों के अस्थायित्व के लिए अच्छे शुभ लक्षण नहीं है, क्योंकि फिर इसी से आगे चल के तो फिर अलगाव की भावना पैदा होती, फिर मानवीय संबंध वो एक आयरन केज में फंस के रह जाता। ठीक है। और हालांकि आगे चल के एडम स्मिथ ने इसको बड़ा इसको विकसित किया और लेसस फेयर की पॉलिसी को, जो सरकार की नीति होती है आमतौर पे। कहने का मतलब ये है कि जो ये एक स्व-विनिमय, जो एक बाजार की जो आर्थिक क्रिया की जो वैचारिक पद्धति की व्याख्या थी, उसमें इन्होंने कार्ल पोलैनी ने इस पुस्तक जो कि द ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन के नाम से है, इसमें इन्होंने इसको देखने का प्रयास किया या अपनी बात रखने की कोशिश की। ठीक है साहब। कार्ल पोलैनी ने इस विनिमय के परिप्रेक्ष्य में मानवीय संबंधों के विनिमय, जो ताना बाना एक आर्थिक क्रियाकलाप होता है, जो संबंध होता है, आमतौर पे 3 प्रकार के विनिमय की बातें की। एक पारस्परिकता यानी रेसिप्रोसिटी, दूसरा पुनर्वितरण यानी रीडिस्ट्रीब्यूशन, और तीसरा बाजार। दोस्तों, ये जो खुला प्रथा है आमतौर पे जनजातीय समाज, इससे बात अभी आगे हम करेंगे आपसे, आमतौर पे ये जनजातीय समाज के परिप्रेक्ष्य में ही है। और अभी थोड़ा देर पहले जो मार्शल मॉस की बात आ रही थी, मार्शल मॉस ने जो अपनी बातें की द गिफ्ट में, ये इस खुला प्रथा के परिप्रेक्ष्य में फिर आप पोर्टलेस की बातें कर सकते हैं, जो क्वाकोतिल जनजाति के परिप्रेक्ष्य में बातें होती। न्यूजीलैंड की हाउ प्रथा के बारे में बातें। हालांकि आप पोर्टलेस के बारे में और डिटेल्स हमने एक आपके लिए वीडियो बना रखा है, जो पोर्टलेस के बारे में स्पेशली जानना चाहते हैं उस वीडियो को देख सकते हैं। उसमें मैंने डिटेल्स पोर्टलेस पे ही एक वीडियो बनाया है। तो खैर, ये सारा एक मानवीय संबंधों के यहाँ एक इर्द गिर्द घूमता है, ये सब सारी की सारी प्रथाएं। तो खैर, कार्ल पोलैनी जो 3 प्रकार की जो विनिमय की बातें की, जो पारस्परिकता, जो जनजातीय समाज में पारस्परिकता यानी रेसिप्रोसिटी और पुनर्वितरण, ये 2 प्रकार की तो पाई जाती है, लेकिन बाजार वाली व्यवस्था विनिमय की नहीं पाई जाती। वो इसलिए नहीं कि क्योंकि जो जनजातीय समाज में एक विनिमय में लाभ का भाव नहीं होता। ठीक है। और पारस्परिकता की जो बात होती है, पारस्परिकता मतलब जो आपस में लेन देन हो, ये विनिमय के प्रकार ही तो हैं। अब विनिमय के भी कई प्रकार, जैसे आप कह सकते हैं वस्तु विनिमय, फिर आप कह सकते हैं जिसमें वस्तु विनिमय मतलब एक सामान के बदले, जैसे हमारे पास एक पेन है तो आपके पास एक चौक है, तो आपस में विनिमय कर लेना, आपस में एक्सचेंज कर लेना। मुद्रा विनिमय भी आप, जैसे कि जिसमें एक दूसरे में विनिमय में एक लेन देन में मुद्रा का चलन हो। फिर इसी प्रकार के और एक विनिमय होते हैं जिसको बोलते हैं साइलेंट ट्रेड यानी मूक विनिमय,
वो भी तो जनजातीय समाज के परिप्रेक्ष्य में ही होती है। भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें तो भारत में उत्तराखंड में पिथौरागढ़ के एरिया में एक राजी जनजाति पाई जाती है। राजी एक जनजाति पाई जाती है जो बड़ा शर्मीले स्वभाव की मानी जाती है। साइलेंट ट्रेड इनके बीच में, इनके और आम लोगों की, आम ये मैदानी लोगों के बीच में होती है। दरअसल राजी जनजाति इतने शर्मीले स्वभाव की कि वो पहाड़ों पे रहते और रात में अपने जंगली उत्पाद को लेके नीचे मैदानी क्षेत्रों में आते और किसी घर के सामने अपना जंगली उत्पाद रख देते और वो लोग एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है, राजी और जो ये मैदानी क्षेत्रों के लोग रहते हैं। जब हम दरवाज़ा खोलते वो खोलते, हम नहीं वो खोलते, वो उस क्षेत्र के रहने वाले, तो उनको पता हो जाता कि जो जंगली उत्पाद कुछ रखा रहता है कोई राजी आया होगा और उसका उत्पाद, जो जंगली उत्पाद है वो रख लेते, उसके बदले कोई भोज्य पदार्थ या उनकी आवश्यकता में का जो काम आया वैसा सामान वो रख देते बाहर, और फिर अगली रात फिर वो राजी आता, वो सामान उठा के ले जाता। यानी विनिमय व्यापार करने वाली दो पक्षों में कभी प्रत्यक्ष मुलाकात नहीं होती, इसीलिए मुख्य विनिमय कहा जाता है। और इसीलिए मजुमदार ने इनको इनविजिबल ट्रेडर्स कहा। मैंने व्यापार होता, विनिमय होता, लेकिन एक दूसरे से पक्ष में दिखते नहीं प्रत्यक्ष रूप से। ये तो रही अपने यहाँ की बात। अगर अब वो सेमंग और सगाई की बात करें, उनमें भी तो ऐसे ही बात होती। ठीक है, तो कहने का मतलब ये सब मानवीय जीवन मैंने पारस्परिकता का भाव रहता है, बाजार का भाव रहता नहीं, क्योंकि लाभ का भाव रहता है ना। बाजार व्यवस्था जनजातीय समाज में, अब की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। हाँ, एक चीज़ और आपको क्लियर रखना चाहिए, जब मैं बार बार जनजाति बोलता हूँ तो ये आज के समकालीन ट्राइब्स की बातें आप ना समझें। ये मैं आदिमकालीन जनजातीय समाज के परिप्रेक्ष्य में बात करता हूँ, समझ गए। खैर आइए साहब, तो कहने का मतलब फिर अगर ये रेसिप्रोसिटी की बात करें, अगर पारस्परिकता की बात करें, आगे चल के फिर इसको अलग अलग भागों में, मैंने कह लीजिए मोरलेस 3 भागों में बांटा गया है। एक जनरलाइज्ड रेसिप्रोसिटी यानी साधारण सामान्य पारस्परिकता, माने जिसमें कि एक जो ऐसे विनिमय जिसमें दो समकक्ष लोगों के बीच में, जिसमें आपस में बड़ा लगाव हो, वैसे लोगों के बीच में जब विनिमय हो, ठीक है। जैसे आप मान सकते हैं, इसी को आमतौर पे हम लोग जो हम हिंदी में भी बोलते हैं कि एक सामान्य जनरलाइज्ड रेसिप्रोसिटी, ठीक है, यानी सामान्यकृत पारस्परिक विनिमय प्रथा। जैसे मान लीजिए आप इसको ऐसे कल्पना कीजिए, जैसे मैं और मेरा दोस्त कहीं चाय पीने गया और मैं 5 रुपये 10 रुपये को मैं चाय लिया, तो मैं अपने दोस्त से तो बड़ा क्लोजली जुड़ा हूँ, तो मैं अपेक्षा करता कि मेरा दोस्त 5 रुपये 10 रुपये मेरी चाय लिया तो 5 रुपये 10 रुपये का वो कोई बिस्किट ले ले। यानी मैंने उसको चाय पिलाया तो वो भी मैं उनको बिस्किट खिलाए, उतना ही अमाउंट का जितना का मैंने चाय पिलाया, ठीक है। फिर अगर आप इसकी और जैसे पारस्परिकता की बात करें, एक होता है बैलेंस्ड, ठीक है, बैलेंस रेसिप्रोसिटी यानी संतुलित पारस्परिकता की बात। संतुलित पारस्परिकता का भाव मतलब कि जो आम तौर पे समान स्तर के समान मात्रात्मक वस्तु के होता है, जैसे को आप वस्तु विनिमय भी कर सकते हैं। जैसे आप कह सकते हैं कि आपको मैंने 1 किलो चावल दिया तो मैं अपेक्षा करता हूँ कि आप भी हमें 1 किलो दाल दे दें, ठीक है। खुला प्रथा इसी तरह की बैलेंस्ड रेसिप्रोसिटी सिस्टम ही है। और इसका एक और सब टाइप्स अगर कह सकते हैं कि एक कहते हैं उसको नेगेटिव रेसिप्रोसिटी, माने जिसमें दो पक्ष विनिमय में तो हो, लेकिन एक पक्ष दूसरे पक्ष को ठगने की कोशिश करता हो, एक पक्ष ही लाभान्वित हो, दूसरा पक्ष को घाटा हो, दूसरा पक्ष ठगा जाए।
दूसरे पक्ष के साथ छल हो। जैसे आप देखे होंगे कभी कभी मछली मारने वाले को जो जाते हैं करके, वो एक छोटे से दांत में एक कोई अनाज या कुछ लेके मछली को फेंकते हैं, एक रस्सी, उसमें एक कांटा नुमा लगा रहता है लोहे का। तो हम उस मछली के साथ, हम और मछली के बीच में जो विनिमय हो रहा है, उस मछली के साथ हम छल कर रहे हैं, उसको खाने का लोभ दे रहे हैं, जबकि उसके नीचे तार का एक नुकीला फंसा है, जैसे उसके मुंह में जाती है मछली के मुंह में, वो उसके मुंह में फंस जाती, और फिर वो जब भागने जाती है तो फिर हम उसको खींच के निकाल लेते। यानी केवल हम अपना फ़ायदा चाहते हैं, मछली मर जाए उसकी चिंता हमें नहीं। ठीक है। रही बात पुनर्वितरण के रीडिस्ट्रीब्यूशन की, रीडिस्ट्रीब्यूशन जब पुनर्वितरण विनिमय प्रणाली होती है, जिसमें कि आमतौर पर एक जगह पहले इकट्ठा किया जाता है कोई सामान, कोई वस्तु, और फिर उसका किसी दूसरे जगह उसको भेजा जाता है। जैसे अगर आपको इसको आधुनिक समकालीन परिप्रेक्ष्य में भी दे सकते हैं, जैसे ये जो टैक्स कलेक्शन सिस्टम है हमारा, पूरे जो टैक्स पेयर है, जो उस लायक है टैक्स पे करने के, सबसे टैक्स लिया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, और फिर उस कलेक्टेड टैक्स को फिर ज़रूरतमंद जो वेलफेयर स्कीम होती है या सरकार की जो भी योजना होती है उसमें खर्च किया जाता है। ठीक है। तो खैर, तो इस तरह के आप कह सकते हैं कि पुनर्वितरण की प्रणाली होती है, विनिमय प्रणाली में होती है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो खुला प्रथा है, ये दरअसल खुला प्रथा के बारे में जो मैं कहा था शुरू में कि इसका आउटलाइन आपको समझना चाहिए, ये ऐसी ही कहानी है इसकी। आइए सब हम लोग अब मूल बिंदु पे बात करें, जिसके लिए मैं आया हूँ आपके सामने। ये खुला प्रथा या खुला सिस्टम, समझ गए? खुला रिंग भी बोलते, खुला प्रथा भी बोलते, खुला चक्र भी बोलते, मोहर और लेस सब एक ही प्रकार की बातें हैं, अलग अलग नाम हैं। इसमें समझना आपको ये है कि ये जो खुला चक्र की, खुला रिंग की, खुला एक्सेस सिस्टम की, खुला प्रथा की चर्चा दुनिया के सामने लाने का श्रेय जाता है मैलेनोव्स्की को। मैलेनोव्स्की किसी परिचय के मोहताज तो है नहीं। मैलेनोव्स्की का योगदान, पूरा नाम है मैलेनोव्स्की करके हम लोग काम चला लेते, लेकिन आपको पूरा नाम इनका याद रखना चाहिए। इनका पूरा नाम है ब्रानिस्लाव कास्पर मैलेनोव्स्की। बड़े बड़े विद्वान थे, बहुत सारी पुस्तकों की रचना की। इस खुला प्रथा के सिस्टम में जो उन्होंने पर चर्चा की, जिस पुस्तक की रचना की, उसका नाम था, आपको याद रखना चाहिए पुस्तक का नाम, बड़ा फेमस बुक है, आर्गोनॉट्स ऑफ द वेस्टर्न पैसिफिक। ठीक है सर। ये पुस्तक आई थी इनकी 1922 में। मैलेनोव्स्की आवश्यकता के सिद्धांत के लिए, संस्कृति के लिए, जादू के लिए, मिथक के लिए, धर्म के लिए जाने जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये मानव शास्त्री थे और मानव शास्त्र में प्रकारवाद के जनक के रूप में जाने जाते हैं। इन्होंने ही सहभागी अवलोकन पद्धति यानी पार्टिसिपेटरी ऑब्जर्वेशन मेथड की वकालत की, और ये खुद ट्रोबियान आइलैंड का स्टडी किया, वहाँ रहकर किया, और फिर अपनी बातें दुनिया के सामने में रखी। ये दरअसल जो ये खुला सिस्टम भी, खुला प्रथा, खुला चक्र को दुनिया के सामने लाने का श्रेय जाता है मैलेनोव्स्की को। दोस्तों, दरअसल ये जो खुला शब्द है, दरअसल एक ये खुला का मतलब ये कह सकते हैं, आप लगा सकते हैं कि ये एक मेलानेशियन इंटर आइलैंड एक्सचेंज सिस्टम है। बहुत सारे द्वीपीय समूह हैं,
उन द्वीपों के बीच में जो विनिमय प्रथा पाई जाती है उसी को खुला कहते हैं। ठीक है। और इस प्रथा के कारण मैलनफास ने खुद कहा कि एक सोशल बॉडी एक सीमेंट का काम करता है। और मजे की बात थोड़ी देर पहले मैंने कहा ना कि भावनाओं का खेल है इस जीवन में। खुला सिस्टम के माध्यम से जो भौतिक पदार्थों का एक्सचेंज होता उसका भौतिक मूल्य कुछ नहीं है। ये एक सेरेमनियल एक्सचेंज सिस्टम है। ठीक है। खैर, आपको ये जानना चाहिए कि सामाजिक संबंधों की प्रगाढ़ता को एक हॉलमार्क ऑफ ट्रस्ट है। खुला प्रथा वो जो ट्रोबैंड आइलैंड समूह में लोग जो करते हैं, आमतौर पे द्वीपें हैं तो समुद्र ही होगी चारों तरफ, और इसके लिए एक अलग टाइप के नाव में ही निकलते हैं लोग, यात्रा करते हैं। और एक अलग प्रकार के इसके लिए खुला चक्र के लिए जो एक अलग प्रकार के नाव की रचना करते हैं, जिसका नाम आपको याद रखना चाहिए, कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ भी जाता। वो कहलाता है, वो कैनो कहलाता। ठीक है। तो खैर, आपको ये ध्यान रखना चाहिए 2-3 फैक्ट्स खुला प्रथा में कि ये एक सांस्कृतिक प्रथा है। इसमें जो आदान प्रदान होता है उसका कोई विशेष भौतिकता से संबंध नहीं रखता, लेकिन एक केवल सांस्कारिक विनिमय के रूप में सामाजिक संबंध स्थापित करने में इसका उपयोग किया जाता है। और ट्रोबियान आइलैंड का जहाँ पे इन्होंने स्टडी किया वो आमतौर पे मातृरेखीय सामाजिक व्यवस्थाओं में पाई जाती। और इसमें जो चक्र होते हैं इसको कुला रिंग इसलिए बोलते हैं क्योंकि द्वीपीय समूह में इस कुला प्रथा में कुला विनिमय संबंध स्थापित करने में या कुला चक्र में 2 पदार्थों का उपयोग होता है, और वो दोनों मूंगे के बने होते हैं। मूंगा समझ रहे हैं ना? मूंगा एक समुद्री जीव होता, और फिर उसी समुद्री जीव उसी मूंगे से जो ग्रेट बैरियर रीफ जो ऑस्ट्रेलिया का है उसी से का है। मैंने एक बाद में जिसके ऊपर अपना वो संघ का रचना कर लेते हैं और फिर उसके अंदर वो मूंगा रहते, और फिर जब वो संघ जब चिपक जाते एक दूसरे से फिर एक चट्टान का रूप ले लेते, जो ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट बैरियर रीफ का मतलब ही होता है चट्टान, जो बड़ा फेमस है। तो खैर, तो जिसका उपयोग श्रृंगार में एक जेवर के रूप में भी लोग करते। थोड़ा सा ये ज्योतिष शास्त्र में भी प्रयोग होता। तो जो भी हो वो अपनी अलग कहानी है। तो ये जो खुला प्रथा करने वाले ट्रोबैंड आइलैंड द्वीप समूह की जो जातीय समूह हैं उनके बीच में जो सामाजिक संबंधों को स्थापित करने के लिए जो जिस मूंगे का प्रयोग करते वो 2 होते, 2 प्रकार के होते, 2 रंग के होते। इसमें एक मैंने लिख आपको बना रखा है इस तरह से जो आपको सहूलियत हो। ये 2 रंगों के मूंगे का प्रयोग करवाता है। होता क्या है कि लोग जब सामाजिक संबंधों की स्थापना के लिए जो अलग अलग द्वीप है वो अलग अलग भाषा के भी ज्ञान नहीं है दूसरे को, लेकिन वो एक प्रतीकात्मक संबंध स्थापित करते हैं जो एक म्यूचुअल बॉन्ड, एक म्यूचुअल रिलेशनशिप, एक सामाजिक संबंध स्थापित करने, एक अस्थायित्व हो, सुरक्षा का भावना बढ़े, इसके लिए लोग इस तरह के सिस्टम का प्रयोग करते हैं, इस तरह के विनिमय प्रथा आपस में करते हैं। ठीक है। कुछ राजनीतिकरण भी है, इसमें राजनीतिक प्रभुसत्ता भी काम करती। तो खैर, इसमें जो ट्रोबियान आइलैंड वाले लोग हैं वो 2 प्रकार के मूंगे के 2
सामान लेके चलते हैं अलग अलग दिशाओं में। वो है पहला जिसको कहते हैं लाल रंग के, मैंने लिख भी रखा, एक गले का हार, समझ गए, जो लाल रंग के मूंगे का बना होता है, ठीक है, उसको सौलवा कहा जाता है। आप नाम याद रखिए, लाल रंग का कंठा हार उसको है, या हार कह सकते हैं, अंग्रेजी में नेकलेस कह सकते हैं, जो लाल रंग के मूंगे का बना होता है, जिसको सौलवा कहा जाता है। वो उसको लेके उस क्षेत्र के लोग घड़ी की दिशा में, यानी क्लॉकवाइज दिशा में यात्रा पे निकलते हैं। और फिर दूसरा पक्ष जो है, कुछ लोग एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, जो कंगन यानी आर्मबैंड लेके चलते हैं, जो सफ़ेद रंग के मूंगे का बना होता है, जिसको बाजूबंद कहते हैं हम लोग समाजशास्त्र वाले ज़्यादातर, यानी जिसको मवाली कहा जाता है। यानी आप दो चीज़ याद रखिए, लाल रंग के मूंगे का जो कंठाहार होता है, जिसको सौलवा कहा जाता है, वो समुद्री यात्रा पे क्लॉकवाइज यात्रा पे निकलते हैं, यानी घड़ी की दिशा, जैसे घड़ी की सुई चलती है उसी तरह की दिशा में, डायरेक्शन में चलती है, यात्रा पे निकलते हैं लोग। और जो सफ़ेद रंग के जो कंगन लिए होते हैं, वो जिसको मवाली कहा जाता है या मुहावाली कहा जाता है, जो भी करिए आप, वो उसको बाजूबंद भी बोलते हैं या कंगन भी कहते हैं उसको। वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते हैं। जैसे देखिए मैंने यहाँ पे देखा है, ये सौलवा जा रहा है, यहाँ से यात्रा शुरू किया, ये क्लॉकवाइज जा रहे हैं, ऐसे तो घड़ी की सुई चलती, ठीक है, और वाली इसके ठीक उल्टा डायरेक्शन में, यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते। फिर यहाँ पे लोग मिलते और अपना अपना जो उपहार लिए रहते हैं वो एक दूसरे को देते, ठीक है सर। एक बार यात्रा की इस ढंग से, और फिर ये वर्ष में 2 बार इस तरह की, एक बार क्लॉकवाइज, एक बार एंटी क्लॉकवाइज दिशा में, अलग अलग सामान, यानी 2 प्रकार के ही सामान का यूज़ होता है इस कुलारी चक्र में, कुला प्रथा में। और इससे इसका 2 प्रकार की लेने से होता है कि दोनों के पास वो सामान मौजूद हो जाता है। और इसको कुला चक्र इसलिए बोलते हैं रिंग, कि ये जो यात्रा की दिशा है इन दोनों की, दोनों प्रकार के सामानों को लेके, जो सलवार वाली को लेके जो जनजातीय मानव जो ट्रॉबैंड आइलैंड की निवासी यात्रा पे निकलते हैं, वो चूंकि उनका जो यात्रा की दिशा होती, इन दोनों को अगर हम मिला दिया जाए तो एक रिंग का आकार ले लेता है। इसीलिए इसको कुला चक्र कहा जाता है, कुला रिंग कहा जाता है। इसका कोई और अर्थ मत लगाइएगा, इनकी दिशा रिंग का शेप ले लेती है, इसलिए इस तरह की प्रथा को कुला चक्र कहा जाता है या कुला रिंग कहा जाता है, ठीक है। तो खैर जो भी हो, नट सेल में अगर हम कहें कि कुला चक्र का उद्देश्य एक सामाजिक संबंध स्थापित करना, जिसमें आपस में सामाजिक सौहार्द बना रहे, और जो उपहारों के आदान प्रदान के माध्यम से होता है, और जो उपहार लेन देन होता उसका एक आप कह सकते हैं एक बड़ा कोई बहुत ज़्यादा उपयोगी सामान नहीं, एक अनुपयोगी ही होता, लेकिन एक बड़ा सांस्कृतिक महत्व होता उसका। दोनों मूंगे को होते और एक दो मूंगे का हार, या लाल मूंगे का हार या सफ़ेद मूंगे का कंगन, एक दूसरे जो मिलते एक समूह, मानवीय समूह आपस में लेन देन करते हैं। और जब लेन देन करते तो उनमें उपहारों का इस विनिमय के कारण एक दोस्ती होती, सामाजिक संबंध की स्थापना पर होती, सामाजिक सुरक्षा की गारंटी होती, और फिर उनका मानवीय जीवन शांतिपूर्वक ढंग से अपने तरीके से चलता, ठीक है साहब। तो ऐसे ही कुला चक्र की, कुला रिंग की बातें बेलेट फॉस्की ने दुनिया के सामने लाया उस ट्रॉबैंड आइलैंड द्वीप समूह का स्टडी करने के बाद, ठीक है। तो इतनी बात थोड़ी आपको गौर करना चाहिए इसमें। मैं समझता हूँ मैंने प्रयास किया कि आपके ज्ञान में थोड़ी बढ़ोतरी हो। आपके ज्ञान में कितनी बढ़ोतरी हुई ये मैं आप पे छोड़ने जा रहा हूँ, और अगर हमारे प्रयास से आपको थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेशन में इम्प्रूवमेंट हुआ हो तो वही विनिमय ही है। एक सब्सक्राइब की अपेक्षा तो हम आपसे कर ही सकते हैं, और अच्छा लगे
तो अपने दोस्तों से भी करवाने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं किसी और मुद्दे को लेके जो हम समाजशास्त्र और मानव शास्त्र के छात्रों के लिए उपयोगी हो। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू।